हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, या हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। देखो स्टूडेंट, अगर हम कैथोड रे या हम एनोड रे की डिस्कवरी के बारे में बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इसका डिस्कवरी किसने किया? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन जो थे वह जे थॉमसन के ही फॉलोअर थे, और जिस तरह से जे थॉमसन ने अपने सेटअप को लैब में बनाया था, सेम वे में उन्होंने भी वैसा ही सेटअप लैब में बनाया। डिफरेंस दोनों में यही था कि जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने जो कैथोड लिया था वह परफोरेटेड कैथोड लिया था। एक्चुअली में क्या था कि जब गोल्डस्टीन रदरफोर्ड के जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसको जब उस सेटअप को वह लैब में रिकॉल कर रहे थे, देख रहे थे, तो उनको ये चीज मालूम था कि कैथोड रे जो कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है, उसके लिए E/m की जो वैल्यू है वह नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस बेसिस पे, इस कंसेप्ट पे उन्होंने ये सोचा कि भाई कैथोड रे के लिए E/m की वैल्यू जब इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उन्होंने सेम वे में जब डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप बनाया लैब में, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड को रखने के लिए, जब वो इलेक्ट्रोड को लेना चाहें तो उनको ये दिमाग में था कि भाई हमको मेटल का लेना है, हम कोई भी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो उन्होंने उस समय, क्योंकि जब ये सेटअप बना रहे थे तो उस समय उनको मेटल एक तो मिल गया था जो कि एनोड का काम कर रहा था, मतलब उन्होंने एनोड की जगह पर लगा दिया था, और बाय लक दूसरे के लिए वो खोज रहे थे, और चूंकि उसमें मेटल मिल नहीं रहा था, और वह जो बेसिन होता है, सिंक जो होता है, वहां पर वह फेस वॉश के लिए गए, और जब फेस वॉश के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर एक जाली लगी हुई थी, एल्युमिनियम की एक जाली लगी हुई थी, और उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी को जो है एज अ कैथोड क्या कर लें, यूज कर लें। और इसी बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उस जाली को निकाला और कैथोड की जगह पे उन्होंने उस जाली को लगा दिया, और इसीलिए उसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो एक बाय चांस था कि वहां उन्होंने क्या किया कि कैथोड की जगह पे उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का क्या किया, यूज किया। तो थोड़ा इसके सेटअप को समझा जाए। देखिए, अगर हम इसके सेटअप को देखें तो देखिए, ये गोल्डस्टीन का ये सेटअप था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने क्या किया कि यहाँ पर जो कैथोड था उस कैथोड को क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। कैसा कैथोड लिया? परफोरेटेड कैथोड लिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, उसमें उन्होंने गैस भरा। किस पर भरा? लो प्रेशर। प्रेशर क्या रखा? लो प्रेशर रखा, सेम वे में जैसे कि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में था। यहाँ पर उन्होंने प्रेशर कितना लिया? 10⁻⁻⁶ mmHg का प्रेशर लिया, और यहाँ पर उन्होंने हाई वोल्टेज जनरेट किया। कितना? 10,000 वोल्ट का उन्होंने हाई वोल्टेज क्या किया, जनरेट किया। ठीक है, सेम वे में जब ये काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो परफोरेटेड कैथोड है, इसके पीछे का जो वाल है, ठीक है, इसके पीछे का ये जो वाल है, ये वाल शाइन कर रहा था, रेड ग्लो कर रहा था, रेड कलर का ग्लोइंग आ रही थी। ठीक है, तो रेड कलर की ग्लोइंग आने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेज इधर से आ रहा है। ठीक है, जो कि इस होल से होते हुए वह इस वाल पे जा करके कोलाइड कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और रेड कलर का कलर क्या कर रहा है, शो कर रहा है।
और इस बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि जब हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे जब हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो कुछ रेज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, ठीक है। और इस रेज को उन्होंने नाम क्या दे दिया, एनोड रेज। इस रेज को उन्होंने नाम क्या दे दिया, एनोड रेज। चूंकि एनोड से आ रही है इसलिए इस रेज को नाम उन्होंने क्या दे दिया, एनोड रेज दे दिया। फिर इसको एक और नाम से आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि यह रेज, ये जो रेज आ रही है वो इस होल से होते हुए जा रही है, कैथोड के जो होल्स हैं उससे होते हुए जा रही है, इसीलिए इसको एक और नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, कैथोड रेज, सॉरी इसको एक नाम दे दिया गया, केनाल रेज, केनाल रेज। इसको क्या नाम दिया गया, केनाल रेज। तो चूंकि ये जो रेज है वो केनाल से होते हुए जा रही है इसलिए इसको हम लोग केनाल रेज, और एनोड से आ रही है इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, एनोड रे नाम दे दिया गया। और इस तरह से जो गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने कैथोड के बेस पे ही एक और रेज की डिस्कवरी की जिसको बोला गया एनोड रेज, ठीक है। जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी कर दिया तब जाकर के इन्होंने इसका क्या किया, प्रॉपर्टीज का स्टडी किया। तो इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी जो किया एकदम सेम वे में वैसे ही किया जिस तरह से कैथोड रे की प्रॉपर्टी की स्टडी हुई। इन्होंने भी क्या किया कि यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर उन्होंने एक ऑब्जेक्ट रखा और क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है इस वॉल पर क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह रेज एनोड से किधर की तरफ आ रही है, कैथोड की तरफ आ रही है। यह रेज एनोड से किधर की तरफ आ रही है, कैथोड पे आ रही है। तो इस बेस पे उन्होंने कहा कि इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम, कहां से कहां, एनोड टू कैथोड, ठीक है। एनोड से किधर की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इन्होंने क्या देखा कि जब एनोड रे के रास्ते में जब हम एक पैडल व्हील रख रहे हैं तो पैडल व्हील क्या कर जा रहा है, रोटेट कर जा रहा है। तो पैडल व्हील का रोटेट करना यह कंफर्म करता है कि इसके अंदर क्या है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब इसके अंदर क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। पैडल व्हील क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो पैडल व्हील का रोटेट करना यह कंफर्म करता है कि ये जो रेज है इस रेज में वेलोसिटी के साथ साथ मास भी है, मतलब मोमेंटम भी है। तभी तो ये क्या कर दिया, पैडल व्हील को रोटेट कर दिया, ठीक है। और इस बेस पे कहा गया कि दिस रेज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। ये स्मॉलर पार्टिकल से क्या है, मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जब इन्होंने इस रेज को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया, तो क्या कहा, देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में ये अपने पास से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास से डिफ्लेक्ट होना यह कंफर्म करता है कि यह जिस पार्टिकल से मिलकर यह एनोड रे बना है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है। इससे ये कंफर्म, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो वो अपने पास से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर उस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं है तो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि ये जो एनोड रे है वह जो एनोड रे है यह स्मॉलर पार्टिकल से मिल करके बना होता है और इस पार्ट के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर चार्ज है यह कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस रेज को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, तो क्या देखा कि निगेटिव प्लेट की तरफ क्या कर गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो निगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना यह कंफर्म करता है कि ये जो पार्टिकल जिस पार्टिकल से मिलकर एनोड रे बना है उस पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उस पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने सेम वे में ऐसे ही किया जैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हुआ था। जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था जे थॉमसन द्वारा, सेम वे में उन्होंने एनालिसिस किया। लेकिन पॉइंट नंबर 5, जब उन्होंने E/m की वैल्यू निकाला इन पार्टिकल के लिए, जब E/m की वैल्यू निकाला तो क्या देखा कि जो एनोड रे है उसके लिए जो E/m की वैल्यू जो है वह डिपेंड कर रही है गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर कौन सी गैस भरी है उसके नेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और उन्होंने देखा कि जब हम अलग अलग गैस भर रहे हैं तो उसके लिए E/m की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि द स्पेसिफिक, या हम कह सकते हैं द चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, द टू चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, स्पेसिफिक चार्ज बोला, डिपेंड अपॉन गैस filled in the discharge tube, गैस filled in the discharge tube, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फील्ड है उस पर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सर जो आप पॉजिटिव चार्ज ये पार्टिकल की बात कर रहे थे, इसका मतलब यह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो अलग अलग गैस के भरे जाने पर उसके लिए E/m की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वह एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। इसका तो मतलब यही हुआ क्योंकि E/m की वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो इससे यह मतलब निकला कि यहां से जो ये रे निकल रहा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ये चूंकि इस मटेरियल से निकल रहा है और इसके लिए E/m की वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो इससे यह क्लियर होता है कि अलग अलग गैस भरे जाने पर या अलग अलग इलेक्ट्रोड के लेने पर उससे निकलने वाले जो रेज हैं, जो इससे निकलने वाले जो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि उसके लिए E/m की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अब जब गोल्डस्टीन से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, और इस मॉडल को या इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। फिर आगे चल करके एक और साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और वहीं पे जाकर के उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। तो ध्यान दीजिएगा, एनोड रे की डिस्कवरी किसने किया था, गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी जो किया था वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि एनोड से कोई गैस आ ही नहीं रही है। आप जो कह रहे हो कि एनोड से गैस, एनोड से रेज आ रही है जिसको आपने एनोड रे कहा, तो उन्होंने ये कहा रदरफोर्ड ने कि एनोड से कोई रेज निकल ही नहीं रहा है। लेकिन यहां पर तो दिख रहा है कि एनोड से रेज आ रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या, अगर एनोड से रेज आ नहीं रहा है तो आ कहां से रहा है। तो उन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, कि एक्चुअली वो कह रहा है कि ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है, एक्स गैस भरी हुई है, और यहां से इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड क्या कर रही है, बढ़ रही है, और एकदम एनोड के पास आकर के इसकी स्पीड क्या हो गई, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। मैं इसकी वेलोसिटी चूंकि मैक्सिमम हो गई, मतलब इसकी स्पीड क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और जब यह हाई वेलोसिटी के साथ जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जब जा रहा है
तो एनोड के पास जो गैसेस हैं, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एनोड के पास जो गैसेस हैं, उन गैसेस से जाकर के ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है। उन गैसेस से जाकर के ये क्या कर रहा है, टकरा रहा है। कौन? ये जो इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ या मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जा करके और एनोड के पास वाला जो वाल है उससे जा करके जो वहां पर गैस प्रेजेंट है उससे टकरा रहा है। और जब उससे टकराया तो यहां पर दो चीजें हुई। देखिए यहां पर जो गैस X2 था, जैसे हाइड्रोजन है तो H2 होगा, नाइट्रोजन है तो N2 होगा, ऑक्सीजन है तो O2 होगा। तो सबसे पहले जाकर के क्या किया, इसका डिसोसिएशन किया। इसका क्या किया, डिसोसिएशन किया। डिसोसिएशन मतलब चूंकि X और X ये आपस में जुड़े थे, तो ये जो हाई स्पीड वाला जब इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराया X2 से, तो X और X के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एनर्जी के साथ जाकर टकराया और X के बीच का जो बॉन्ड था उसको उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद यहां पर क्या बन गया, गैसियस एटम। यहां पर गैसियस एटम का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर गैसियस एटम का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब फिर जब इलेक्ट्रॉन्स आए हाई एनर्जी के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आए, तो इस गैसियस एटम से टकराए और गैसियस एटम से टकराने के बाद इसने इसका क्या कर दिया, आयोनाइजेशन कर दिया था। समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एटम X है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ क्या है, अट्रैक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आया हाई स्पीड के साथ, तो आकर के इस इलेक्ट्रॉन से क्या किया, टकराया। और जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो अपनी एनर्जी इसको दे दिया और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कर गई, बढ़ गई। और एनर्जी बढ़ने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन क्या कर गया, ब्रेक कर गया और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इस तरह से ये हमारा जो गैसियस एटम था वो पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। और पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज क्या बने, गैसियस एटम बने। पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम बने। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वह तो इस पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहां चला गया, एनोड के पास। और जो गैसियस एटम बना उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम किधर की तरफ चला गया, नेगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ चला गया। नेगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ चला गया। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा स्पीड जो थी या सबसे ज्यादा जो हाई काइनेटिक एनर्जी थी वह एनोड के पास थी और यहीं पर जाकर के वो टकराया गैसियस एटम से, या हम कह सकते हैं गैसियस जो गैस भरे हुए थे उस गैसियस एटम से क्या जाकर के टकराया और उसको पहले क्या किया, उसका डिसोसिएशन किया, फिर उसका क्या किया, आयनाइजेशन किया, जिससे गैसियस क्या बने, पॉजिटिव चार्ज गैसियस एटम बने। और ये पॉजिटिव चार्ज गैसियस कैथोड की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे। और बाय डिफॉल्ट इसी को गोल्डस्टीन क्या समझ बैठे थे कि यह रेज कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। चूंकि एकदम एनोड के पास ये सारी घटनाएं घट रही हैं, इसलिए उनको क्या फील हुआ था कि यह कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा है। और इसीलिए उसका नाम क्या दे दिया, एनोड नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने यह प्रूफ कर दिया कि ये जो रेज आ रही है वो एनोड से नहीं आ रही है, वो एनोड के एकदम पास से आ रही है। और ये है क्या, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयन है। और ये कहा गया कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एनोड रे होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एनोड रे इज द पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस होते हैं।
ठीक है। तो और आपसे कोई पूछता है अब कि बताइए एनोड रे क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज गैसियस क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब इस तरह से क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने एक एक करके डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट टाइप के गैस भरना क्या किया, चालू किया, और सबके लिए E/m की वैल्यू निकाला। अब लास्ट में उन्होंने जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा, ध्यान दीजिएगा, जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा तो सेम प्रोसेस यहां पर भी हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस जब भरा तो यहां पर पहले हाइड्रोजन का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, जिससे हाइड्रोजन एटम का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, और फिर इस हाइड्रोजन एटम का क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, और यहां से पॉजिटिव चार्ज गैसियस हाइड्रोजन एटम का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अगर यही मैं O2 लेता हूं तो O प्लस बनेगा, N2 लेता हूं तो N प्लस गैसियस आयन बनेगा। और जब उन्होंने सबके लिए E/m की वैल्यू निकाला तो क्या देखा कि सबसे ज्यादा जो है वो E/m की वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही थी, हाइड्रोजन के केस में। इससे ज्यादा किसी भी गैस को भरने के बाद E/m की वैल्यू ज्यादा नहीं आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहां पर देखिए नीचे कौन है, M है, जिसका मास जितना कम होगा, ठीक है, उसके लिए E/m की वैल्यू उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चूंकि जब ऑक्सीजन भरा तो उसके लिए E/m की वैल्यू क्या आई, उसके लिए E/m की वैल्यू कम आई। नाइट्रोजन भरा उसके लिए कम आई, लेकिन हाइड्रोजन को जब भरा तो उन्होंने क्या देखा कि उसके लिए E/m की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, उससे ज्यादा E/m की वैल्यू किसी का नहीं आ रहा है। और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो बचा उसके अंदर कौन, प्रोटॉन, उसके अंदर बचा कौन, प्रोटॉन। और जब इसके ऊपर प्रोटॉन बचा, ठीक है, तो इसीलिए प्रोटॉन को हम लोग H+ आयन के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर प्रोटॉन बचा, और ये मान लिया गया कि सबसे छोटी पार्टिकल, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज था, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो चार्ज था ये चार्ज उतना ही था जितना चार्ज किसके ऊपर था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। अब चूंकि एटम न्यूट्रल होता है, और ये हमको मालूम हो गया था पहले से J.J. थॉम्सन के मॉडल से कि भाई किसी भी एटम के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जो कि माइनस में होता है। अब एटम न्यूट्रल है तो उसको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए, और ये कहा गया कि ये वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जिसको नाम दिया गया प्रोटॉन। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रोटॉन को हम लोग H+ आयन से के साथ भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस H+ आयन के ऊपर उतना ही चार्ज था जितना किसके ऊपर चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल थे, बट चार्ज मतलब चार्ज में बात करते हैं कि साइन में बात करते हैं तो दोनों क्या थे, डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा था, माइनस चार्ज था, और इसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस चार्ज था। और इस तरह से प्रोटॉन की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि, या कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि O+, N+, H+, इसमें किसके लिए E/m की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, जिसका मास सबसे कम होगा, जिसका मास सबसे कम होगा उसकी E/m की वैल्यू क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। और इस तरह से डिस्कवरी ऑफ क्या हुआ, प्रोटॉन हुआ। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई, और प्रोटॉन की डिस्कवरी करने के बाद ये हमको मालूम चल गया कि एटम के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से हमको दो फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी हुई, और दो फंडामेंटल पार्टिकल में हमको नॉलेज हुआ। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम चल रहा था। वो प्रॉब्लम क्या था कि जब हमको ये मालूम चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा या जितना प्रोटॉन होगा उस एटम के, उन सारे मास को अगर ऐड कर दे तो एटम के मास के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए।
लेकिन ये देखा गया कि दोनों को ऐड करने पे जो मास ऑफ एटम है वह सम ऑफ मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम के इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है, इसके इक्वल नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई एक और कोई फंडामेंटल पार्टिकल है जो हमसे छूट रहा है। ठीक है, और आगे चल करके डिस्कवरी ऑफ किसका हुआ? न्यूट्रॉन का हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल कि सबसे पहले एटम का कौन सा मॉडल आया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के। थैंक यू।